जय हिंद दोस्तों। आपको पहले बता चुका हूं कि पूरे भारत में एनपीआर होने जा रहा है, पूरे भारत में जनगणना होने वाला है। ये लगभग सभी को पता चल गया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि कब और कहां होगा। तो ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। पहला ये होगा जाति जनगणना, जो पूरे भारत में होगा, जाति आधारित जनगणना। इसमें आपकी जाति भी पूछी जाएगी, लेकिन इसके अलावे आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। हर घर में पदाधिकारी जाएंगे, कर्मचारी जाएंगे जो सरकार की तरफ से नियुक्त होंगे, और आपसे 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उन 33 सवालों को आपको जवाब देना है, चाहे आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो, आप पर निर्भर करता है, लेकिन 33 सवालों का जवाब देना है। और उसी पे निर्भर होगा कि आपको एपीएल सूची में जाना है या आप बीपीएल सूची में जाएंगे। मतलब आप अमीरी रेखा में जाएंगे या गरीबी रेखा में जाएंगे, आपको कौन सी सरकारी योजना देना है या फिर नहीं देना है। दूसरा, इसी जनगणना से यह तय होगा कि अपने भारत में अभी कुल आबादी कितना हो चुका है, क्योंकि लोग अनुमान पे बताते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ हो गया हुआ है, 1 अरब 30 करोड़ हो गया हुआ है, कोई व्यक्ति 150 करोड़ कहता है, लेकिन ये अनुमानित है। लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा, गिनती हो जाएगी कि कितना व्यक्ति अभी अपने देश में है, पूरे कुल आबादी अपने भारत का कितना है। इसके अलावा यह भी पता चल जाएगा कि किस धर्म के कितने व्यक्ति अपने देश में रहते हैं। इसमें यह भी पता चलेगा कि किस जाति के कितने व्यक्ति अपने देश में रहते हैं, कितने अमीर रहते हैं, कितने गरीब रहते हैं, सब इसी जनगणना से तय होता है। तो वो जो 33 तरह के जो सवालों का जवाब देना है, वो 33 तरह के क्या सवाल पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। वीडियो अगर छोड़ेंगे तो सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। यह जनगणना कराने के बहुत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसी से आपका राशन कार्ड भी तय होता है। आप इसी से अपना परिवार को भी अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं कि पिछला जो जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था, और 2022, 21-22 में फिर दोबारा होना था जनगणना, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया 22-23 में, जो अभी 2026-27 में होंगे। इसमें क्या है कि 2011 के जनगणना में जो आपने परिवार बनाया था, जैसे 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, आपने एक जगह परिवार बनाया था, किसी की शादी नहीं हुई थी, बहुत सारे ऐसे थे जो ज्वाइंट फैमिली में थे, तो इस जनगणना में ये कर सकते हैं, जैसे 2 भाई है, 3 भाई है, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए, तो इसमें अलग अलग परिवार बना सकते हैं। अलग अलग परिवार बताएंगे, वहां अलग अलग परिवार लिखाएंगे, इनकी ये वाइफ हुई, ये बच्चे हुए, या फिर ये वाइफ है, एक बच्चे हैं, या फिर नहीं है बच्चे, तो अलग अलग परिवार बनाएंगे ना, तो अलग अलग नामों से सभी का जनगणना हो जाएगा, अलग अलग परिवार बन जाएगा। आपके घर में अगर एक राशन कार्ड है, 4 भाई थे, पहले एक राशन कार्ड था, आप 4 राशन कार्ड बनवा सकते हैं अगर सबकी शादी हो गई हो तो। अगर 2 भाई थे, 3 भाई थे, आपका राशन कार्ड गार्जियन के नाम से था, तो इसमें सब अलग अलग अपने नामों से करा सकते हैं। तो जनगणना जिस समय करने आएंगे उसी समय आपको लिखाना पड़ेगा कि इनकी फैमिली ये है, इनकी फैमिली ये है, और इनकी फैमिली ये है। अलग अलग फैमिली लिखाएंगे तो अलग अलग परिवार बनेगा, और अलग अलग नया राशन कार्ड आपको उसी आधार पर जारी हो जाएगा। उसी में से कोई गरीब है तो बीपीएल में जाएगा, कोई अमीर है तो एपीएल में जाएगा, कोई बहुत ज्यादा अमीर है जिसको जरूरत नहीं है तो ना एपीएल में जाएगा ना बीपीएल में जाएगा। अब देखिए 33 तरह के कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं कि पहला सवाल आपसे भवन नंबर पूछा जाएगा। जैसे आप कर्मचारी आपके पास आएंगे तो आपसे पूछेंगे आपका मकान नंबर क्या है, वो मकान नंबर वहां पे दर्ज कराना है। तो गांव में अगर नंबर नहीं होता है तो वो गांव का नाम वहां पे दर्ज करते हैं। दूसरा क्या होता है, जनगणना मकान नंबर, जो आप लोग गांव में भी होंगे तो आपको एक कार्ड बोर्ड मिला होगा, छोटा छोटा मिलता था, जो नंबर के तौर पर मिलता था। अगर नहीं याद होगा तो आपको कर्मचारी को बता देना है, वो खुद अपना लिस्टिंग कर लेंगे, अपना लिस्ट में देख के आपका जनगणना मकान नंबर वहां पे दर्ज कर देंगे। तीसरा, ये जनगणना होगा तो आपका मकान का फर्श देखा जाएगा कि आपके मकान में फर्श है या नहीं। चौथा, आपके मकान का दीवार का स्थिति देखा जाता है कि उसमें प्लास्टर है कि नहीं, कैसी स्थिति में आपके मकान है। पांचवा क्या है, आपके मकान का छत का स्थिति पूछा जाता है, देखा जाता है, आपका छत है वो अल्बेस्टर का है या फिर फूस का है, या फिर आपने ढलाई करा रखा है या लिंटर करा रखा है। छठा क्या है, जनगणना मकान का उपयोग आपसे पूछा जाएगा कि आप इस मकान को किस तरह से उपयोग करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में है, अकेले है, आपका पर्सनल मकान है, आपने कमा के बनाया है, या फिर दादा परदादा का मकान है। सातवां, मकान का हालात पूछा जाएगा, कितना पुराना मकान है, अभी इसकी कंडीशन क्या है, आप इसको रखने वाले हैं या तोड़ के बनाने वाले हैं। तो ये 7 सवाल मकान से संबंधित रहेगा सिर्फ। उसके बाद परिवार क्रमांक, परिवार का नंबर उसमें ऐड किया जाएगा। 8वां, 9वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं, मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि सारे परिवार एक जगह रहते हैं तो एक जगह ही लिखाना है आपको,
ताकि एक जगह ही राशन कार्ड आपका बनेगा, एक कोई परिवार का मुखिया बनाया जाएगा, बाकी सभी नामों का दर्ज किया जाएगा। जब राशन कार्ड बनेगा इसी के आधार पर नया राशन कार्ड निर्गत होगा और इसी के आधार पर एपीएल बीपीएल श्रेणी तय होगा। तो आप अलग अलग परिवार हो चुका है भाइयों में, तो अलग अलग परिवार लिखाना है। अगर साथ में है तो साथ में लिखा सकते हैं, भले ही एक मकान में रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार अलग अलग लिखा सकते हैं कि 2 भाई रहते हैं, इसमें 2 भाई का मकान है, 3 भाई का मकान है। तो इस आधार पर क्या होगा कि 1-2 भाई का बीपीएल श्रेणी में भी जा सकता है, क्योंकि एक मकान में 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं। तो भविष्य में जो बीपीएल श्रेणी में जाएंगे तो भविष्य में सरकार उनको मकान बनाने के लिए पैसा भी दे सकती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलता है। तो यही 9 नंबर में आपका परिवार का पूरा टोटल कितना है या फिर अलग अलग लिखाना चाहते हैं, ये चीज आपको वहां पे देखना है। 9वां नंबर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा और ये आपको बताना है। 10वां सवाल रहेगा परिवार के मुखिया का नाम। आप जो परिवार अलग अलग कर रहे हैं या फिर एक साथ है, तो परिवार का गार्जियन इसमें कौन रहेगा, मुखिया कौन रहेगा, तो मुख्य व्यक्ति का नाम पहले आपको लिखाना पड़ेगा। 11वां है परिवार के मुखिया का लिंग, मतलब वो पुरुष है या महिला है। 12वां सवाल रहेगा कि आप किस जाति से है, आपका जाति क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, तो वो जाति आपको लिखाना है। 13वां जो सवाल पूछा जाएगा वो मकान का स्वामित्व पूछा जाएगा कि इसका मालिक कौन है, अभी वर्तमान में इसके मालिक कौन है, इसका बंटवारा हुआ है अभी या नहीं हुआ है, या पैतृक संपत्ति है आपने खरीद के बनाया है, तो ये सवाल पूछा जाएगा। 14वां सवाल रहेगा कि इस मकान में कितने कमरा है और कितने लोग रहते हैं। अब मान लीजिए 4 कमरे हैं, 20 लोग रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको भविष्य में मकान दिया जा सकता है, बीपीएल श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसीलिए ये सारी जानकारी ली जाती है कि आप कौन सी स्थिति में रह रहे हैं, अच्छी स्थिति में रह रहे हैं या बुरी स्थिति में रह रहे हैं। हो सकता है घर में 5 लोग हैं, आपके पास 10 कमरा है, मतलब आप अच्छी स्थिति में। तो जनगणना का मतलब ही होता है ये स्थिति जानने के लिए। तो 14वां जो सवाल होगा वो पूछा जाएगा आपसे कि आपके घर में कमरे कितने हैं और लोग कितने हैं। 15वां सवाल रहेगा कि आपके घर में कितने लोग शादीशुदा है। 16वां सवाल रहेगा कि आपके घर में पानी की क्या स्थिति है, आप कल यूज करते हैं, नल यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं या कुआं से पानी भरते हैं, ये आपको लिखाना है। उसमें से जो आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज आपको लिखाना है। 17वां रहेगा पानी से ही संबंधित पेयजल स्रोत की उपलब्धता। पानी आपको आसानी से उपलब्ध होता है कि नहीं, जो चीज है मान कल है, नल है, कुआं है या फिर जो चीज है उसमें पानी आपको उपलब्ध होता है, आता है या नहीं आता है, ये चीज भी आपको लिखाना है। 18वां सवाल रहेगा प्रकाश का मुख्य स्रोत। आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह का बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में बिजली कनेक्शन है या नहीं है। 19वां सवाल रहेगा आपके घर में शौचालय है या नहीं है। मुख्य रूप से ये सब सभी सवाल है इसलिए कि आपको भविष्य में फायदा देने के लिए, ये नुकसान देने के लिए नहीं है। तो आप बताएंगे शौचालय है या नहीं, अगर है तो है लिखाना है, नहीं है तो नहीं लिखाना है, ताकि भविष्य में सरकार की जो शौचालय योजना है उसके तहत आपको शौचालय मिल सकता है। 20वां सवाल रहेगा शौचालय का प्रकार। अगर शौचालय है तो किस प्रकार का है, मतलब आपके घर में परिवार 4 परिवार रह सकते हैं, 5 परिवार 4 परिवार रहते हैं, अगर एक शौचालय है तो उसी प्रकार से लिखाना है कि एक परिवार का है, हम 4 परिवार यूज कर रहे हैं, या फिर सभी के पास है तो सभी के पास लिखाना है, ज्वाइंट में है या फिर पर्सनल है, ये चीजें पूछी जाएंगी। 21वां सवाल रहेगा कि गंदे पानी की निकासी आप कहाँ करते हैं। जैसे घर से पानी निकलता है नाले के लिए, आप कहाँ गिराते हैं, अपने जमीन में गिराते हैं, दूसरे के जमीन में गिराते हैं, सरकारी जमीन में गिराते हैं, या फिर नाली का स्रोत नहीं है, आपके घर के सामने नाला नहीं है, तो ये चीज आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये भी आपको ऐड कराना है। 22वां सवाल रहेगा स्नान गृह। नहाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहाते हैं, खुले में नहाते हैं या फिर आपके घर में नहाने का व्यवस्था है या फिर आपके पास बाथरूम उपलब्ध है। 23वां सवाल रहेगा आपके घर में जो रसोई घर यूज करते हैं, जो किचन है, कौन सा ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, आप लकड़ी जला रहे हैं, आपके पास गैस सिलेंडर है, कनेक्शन है, या गैस कनेक्शन नहीं है तो उज्ज्वला योजना से है, या फिर पर्सनल आपने पैसे देकर ले रखा है। 24वां सवाल भी इसी से संबंधित है कि खाना पकाने के लिए प्रमुख किस चीज का उपयोग करते हैं, मतलब उसी में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आप क्या इस्तेमाल करते हैं, या सालों भर आप गैस ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर पैसे नहीं रहने पर आप कभी कभी लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ज्यादातर लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई और चीज जलाते हैं, या फिर सब सिर्फ गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। 25वां सवाल रहेगा कि आपके पास रेडियो है कि नहीं, किसी प्रकार का उपकरण इस तरह का है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक। 26वां सवाल रहेगा कि आपके पास टीवी है या नहीं है, टेलीविजन से संबंधित आपसे सवाल किया जाएगा। 26वां सवाल आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, वाईफाई कनेक्शन है या नहीं। 28वां सवाल ये रहेगा कि आपके पास कंप्यूटर है या नहीं, लैपटॉप है या नहीं। 29वां सवाल जो अभी आमतौर पर जरूरी है, आपके पास टेलीफोन कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल है तो कितने आपके घर में है, कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल रहेगा। तीसरा सवाल रहेगा स्कूटर आपके घर में है नहीं, बाइक है कि नहीं, कार है कि नहीं, साइकिल है कि नहीं, मतलब वाहन से संबंधित। 31वां सवाल रहेगा कि कार, जीप, वैन, कोई कमर्शियल वाहन है कि नहीं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है कि नहीं, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। 32वां सवाल रहेगा कि आपके परिवार में
जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जो परिवार को चलाते हैं, उसमें मुख्य अनाज कौन सा है? जैसे आप चावल ही ज्यादा खाते हैं या फिर गेहूं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाजरा का करते हैं, मक्के का करते हैं, मतलब साल में सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल होता है? जैसे बहुत सारे लोग एक टाइम चावल खाते हैं तो एक टाइम रोटी खाते हैं, मतलब एक टाइम चावल का इस्तेमाल किया, एक टाइम गेहूं का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के सवाल भी आपसे किया जाएगा। और 33वां जो लास्ट सवाल है वो आपसे मोबाइल नंबर से संबंधित किया जाएगा कि आपके पास मोबाइल नंबर है कि नहीं, जो जनगणना में दिया जाएगा। जनगणना में देने के लिए प्रमुख किनका मोबाइल नंबर देना है, या फिर जो परिवार अलग अलग आप बना रहे हैं तो सब में अलग अलग नंबर आप दे सकते हैं। तो मोबाइल नंबर से संबंधित कि एक नंबर सबके पास होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो दूसरे का नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल नंबर रहना चाहिए, तो ये आपके लिए आसानी हो। तो ये 33 तरह के सवाल है जो मैंने आपको बताया है, ये आपसे पूछे जाएंगे और बिल्कुल ईजी सवाल है। अब इसी सवाल में सारे आपके फायदे नुकसान छुपे हुए हैं। फायदे ये छुपे हुए हैं कि जितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसमें से बहुत सारी चीजें जो आपके पास नहीं है, जैसे कि आपके पास कार नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास पक्का मकान नहीं है, आपके पास शौचालय नहीं है, आपके पास खेती बाड़ी नहीं है। तो ये जो मुख्य साधन है, जो बेसिक चीजें है जो लोगों के पास चाहिए, अगर ये आपके पास नहीं है तो भविष्य में जब लिस्ट बनेगा तो आप बीपीएल श्रेणी में चले जाएंगे और सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो गया, शौचालय योजना का लाभ हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ हो गया, अंत्योदय योजना का लाभ हो गया जिसमें 35 किलो अनाज हर महीने मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलती है। तो वो बीपीएल श्रेणी में जो लोग जाएंगे उनको, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले श्रेणी में चले जाएंगे तो उनको वो सुविधा मिलेगी। और बाकी आपके पास सुविधा है, गाड़ी है, खेत खलियान है, पक्का मकान है, आपकी अच्छी नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ये सारी चीज आप सही सही मेंशन कराइए तो आप एपीएल में जाएंगे। और इससे ये साबित होगा कि हमारे देश में लोग संपन्न हो रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात इस जनगणना में होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीपीएल श्रेणी में थे 2011 में, उस लिस्ट में आ गए थे बीपीएल श्रेणी में, उनको बहुत सारे लाभ भी मिले सरकार की तरफ से, लेकिन अभी की स्थिति उनकी अच्छी हो गई। अभी की स्थिति अच्छी हो गई, इन 10, 11 साल, 12 साल में उन्होंने अच्छा कमाया, उनके बच्चे ने अच्छा कमाया, अच्छा बिजनेस कर लिया, अच्छी नौकरी हो गई, या फिर कहीं से भी उन्होंने पैसा अच्छा अर्न कर लिया, घर बना लिया, उन्होंने गाड़ी ले ली, सारी सुविधा हो गया उनके पास। तो उन लोगों से यह भी आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग अपनी चीजों का स्थिति को सही लिखाएं। पहले बीपीएल में थे, ठीक है, सुविधा आपने उठाया, लेकिन अब एपीएल श्रेणी में आ जाइए, क्योंकि अब उनको लाभ लेने दीजिए जो जरूरतमंद है, सही में जिनके पास नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बीपीएल में थे तो सारी चीज झूठ लिखाकर फिर आप बीपीएल में आ जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि आप अकेले एक परिवार अगर गलत लाभ उठाते हैं तो किसी न किसी एक जरूरतमंद परिवार का आप लाभ खा रहे हैं और उसका हक खा रहे हैं और सरकार को और परेशानी में डाल रहे हैं। गिनती में आ रहा है कि हमारे देश में इतने बीपीएल परिवार है, जबकि उसमें से 50% लोग भी नहीं होते हैं, 50% से अधिक लोग ऐसे भी हैं जो गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा इस बार नहीं होने दें, आप लोग सही सही लिखाएं। अगर अच्छी स्थिति हो गई तो एपीएल में आ जाइए, लेकिन बहुत सारे एपीएल में थे और उनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं है। जो 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई थे, संयुक्त परिवार में थे, उनमें से एक भाई की स्थिति खराब हो गई अलग होने के बाद, तो वो लोग फिर बीपीएल में आएंगे, उनको सरकार लाभ देगी। तो ये जनगणना कराने का, एनपीआर कराने का, जो जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, इसका मुख्य कारण 4-5 ही मुख्य कारण होता है। सबसे प्रमुख कारण मैंने आपको बताया कि देश का जनगणना हो जाता है कि अपने देश में कितनी आबादी है। दूसरा, जाति जनगणना हो रहा है तो इसमें जाति भी पता चल जाता है कि अपने देश में कौन सी जाति कितना है, कौन सा धर्म कितना है। तीसरा क्या है, इससे ये एपीएल बीपीएल सारे चीज तय हो जाते हैं कि कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, कितने के पास घर है, कितने के पास घर नहीं है, कितने के पास गाड़ी है, कितने के पास गाड़ी नहीं है, आज के डेट में भी कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे। इसलिए तो 33 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और सभी का जवाब आप सही सही देने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, ये जनगणना जो है, तो आपको बता दूं कि ये सितंबर 2026 से केंद्र शासित राज्यों में होने वाले हैं, जो 4-5 राज्य हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो मुख्य रूप से पूरे देश में जो होगा वो मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। तो अभी लगभग 1 साल का आसपास का समय है। और 4-5 राज्यों में जो होगा, आपको बता दूं, सितंबर से हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है उनमें 3-4 राज्यों में सितंबर से होगा। लेकिन बाकी पूरे देश की बात करूं तो वो मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। तो अभी काफी टाइम है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दिया हूं ताकि आप इसके लिए तैयार रहें। इससे संबंधित कोई सवाल मन में है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी काफी टाइम है, इससे संबंधित और भी वीडियो बना दूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।